संजय राउत के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगभग 40 मिनट से संजय राउत के घर पर ईडी की टीम है। उससे भी थोड़ा ज्यादा समय हो गया है। पात्रा चौल केस में ईडी कार्रवाई कर रही है और जांच में सहयोग नहीं करने पर अब घर पर पहुंचकर यह कार्रवाई हो रही है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीआईएसएफ के जवानों के साथ ये रेड करने के लिए पहुंची है ईडी की टीम। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जांच में सहयोग नहीं किया ऐसा आरोप है संजय राउत के ऊपर। उनको नोटिस भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। पहले दौर की जो पूछताछ थी उसमें वो शामिल हुए थे, लेकिन दूसरे दौर की पूछताछ में शामिल होने के लिए संजय राउत नहीं पहुंचे। नोटिस भेजा गया, नोटिस पर संज्ञान नहीं लिया संजय राउत ने। और इसके बाद इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने हैं कि संजय राउत के घर पर, उनके निवास मैत्री पर ईडी की टीम पहुंची है केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ, और पिछले लगभग 1 घंटे से अंदर ईडी की टीम मौजूद है और इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इस वक्त क्या अपडेट है? ईडी की टीम लगभग 1 घंटे से जांच कर रही है। जी बिल्कुल गांव में आपको बताना चाहूंगा कि 7 बजे से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो कई अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंची। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनको लेकर के वहां पर पहुंची है। इससे पहले चाहे नवाब मलिक के घर पर भी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची थी या जब अनिल देशमुख के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची थी तो बिल्कुल इसी अंदाज में पहुंची थी सीआईएसएफ के जवानों को लेकर। तस्वीरों में आपको जो खिड़की पर दिखाई दे रहे हैं ये सुनील राउत है, ये संजय राउत के भाई हैं और ये खुद भी उस इलाके के विधायक हैं। इनसे भी हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक जो है हमें उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। तो सुबह 7 बजे से पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो आज संजय राउत के घर पहुंचे और इस वक्त हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो एक तरफ जो है राउत परिवार से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक टीम जो है कुछ चीजों को लेकर के छानबीन भी कर रही है। ऐसे में सूत्रों का ये दावा है कि अगर इस जांच में कोई ठोस सबूत या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगर सामने आते हैं इस कार्रवाई में तो संजय राउत की मुश्किलें यहाँ से आगे बहुत बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले जब संजय राउत को समन जारी किया गया था 20 जुलाई के लिए, तब संजय राउत नहीं आए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वो व्यस्त हैं, दिल्ली में वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपने वकीलों को भेजा और कहा कि उन्हें 7 अगस्त तक की मोहलत दी जाए, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस मोहलत को नहीं स्वीकार किया और उन्हें दूसरा समन जारी किया, 27 जुलाई को आने के लिए कहा। इस बार भी संजय राउत जो 27 जुलाई को ईडी के सामने नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में व्यस्त हैं और जब वो 2 बार इसके लिए नहीं पहुंचे तो उसके बाद में आज ये कार्रवाई देखने मिल गई, जहां पर ईडी के अधिकारी जो है सुबह 7 बजे पूरे अपने लाव लश्कर के साथ में छापेमारी के लिए या इस कार्रवाई के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले जब संजय राउत को बुलाया गया था तो संजय राउत ईडी के सामने जरूर गए थे और उन्होंने तकरीबन 10 से 12 घंटे से ज्यादा की उनकी पूछताछ हुई थी और उन्होंने तब अपने पर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया था। उनका कहना था कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका पत्ता चौल लैंड स्टैम्प से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा पक्ष संजय राउत ने अपने बयान में अपनी पहली शुरुआती पूछताछ में ईडी के सामने रखा था। लेकिन उसके बावजूद जो है ईडी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी और उनके पास कुछ और अहम सवाल थे, कुछ उनके पास सबूत थे जिसके आधार पर वो ये कार्रवाई करना चाहते थे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सुनील राउत भी क्या उसी घर में जो मैत्री है उसी में रहते हैं? क्योंकि वो जिस तरह से बाहर खड़े हुए हैं ऐसा लग नहीं रहा कि वो किसी तरह का कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक मुंबई के भांडुप इलाके में ये मैत्री नाम का एक बंगला है जिसमें संजय राउत और सुनील राउत उनका परिवार जो है वो साथ में यहाँ पर रहता है और फिलहाल जो है चूंकि कार्रवाई संजय राउत से संबंधित है इसलिए सुनील राउत जो है यहाँ पर थोड़े से जो है वो रिलैक्स पोस्टर में दिखाई दे गए और दूसरी तरफ एक मीडिया में जो है संदेश देने की भी बात है, वो ये भी कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से इस मामले में निश्चित है, इसीलिए शायद जो है वो सामने आए और उनकी जो तस्वीर है वो कैमरा ने कैद की। लेकिन इस वक्त जो है संजय राउत जो कह रहे थे कि वो बहुत बार ईडी के लिए जांच का जो सामना है वो करने के लिए तैयार है, किसी भी वक्त ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंच सकते हैं। तो आखिर में जिस बात का उन्हें डर था या जिस बात का वो कयास लगा रहे थे वो बात आज सच साबित होती हुई नजर आई जब सुबह 7 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तड़के ही संजय राउत के घर पहुंची और
फिलहाल पतका चौक का जो मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच कर रही है, इस मामले में वो अपनी आगे की कार्रवाई करने के लिए आज संजय राउत के घर पहुंची है। इस मामले में पहले ही ईडी जो है वो प्रवीण राउत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवीण राउत हालांकि इनका सरनेम जो सेम है, लेकिन वो नजदीकी रिश्तेदार नहीं है संजय राउत के, वो दूर के रिश्तेदार उनके बताए जाते हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं। प्रवीण राउत की जो इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब दूसरी बड़ी कार्रवाई, दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची है? क्या आज वो यहाँ से संजय राउत के घर से खाली हाथ वापस लौटेगी या फिर संजय राउत को किसी बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल आप बता रहे हैं कि क्या संजय राउत की यहाँ से गिरफ्तारी होगी या संजय राउत से जानकारी जुटाने के बाद उनके घर से जो तथ्य ईडी को मिलेंगे उसके बाद ईडी की टीम लौट जाएगी या यहीं पर रहेगी? आगे कुछ और जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या ये जानकारी अब तक मिल पाई है? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसी अगर रेड होती है अचानक सुबह सुबह तो एक साथ कई ठिकानों पर करने की कोशिश होती है। अभी सिर्फ उनके बंगले पर ही है टीम ईडी की? जी बिल्कुल, हमें ये जानकारी सूत्रों से मिली थी कि आज ईडी की एक जो टीम है वो संजय राउत के यानी कि सामना ऑफिस जो है वहां पर भी जा सकती है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, ईडी की टीम अब तक देखी गई है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मुमकिन है कि जो दूसरी जो ठिकाने हैं वहां पर भी ईडी की टीम पहुंच जाए। आयाम है, कई सारे इसमें आरोपी हैं और उससे जुड़े हुए अलग अलग ठिकाने हैं, तो अब तक ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जब जारी करेगी और साफ हो जाएगा कि आज दिन भर में क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में छापेमारी की है, अपनी कार्रवाई की है, या फिर आज वो सिर्फ संजय राउत के घर हुए। ये मामला अलीबाग से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर संजय राउत उनकी पत्नी के नाम पर कुछ लैंड पार्सल है, कुछ जमीन के टुकड़े हैं और आरोप यह है, एजेंसी को इस बात का था कि ये जमीन है ये उसी पैसे से खरीदी गई है जिस पैसे से पतका चौल में जो है आरोपियों ने मुनाफा कमाया, जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। तो क्या ये उस स्कैम जो पैसे को जो कमाया गया था उस पैसे को निवेश करने के लिए डाइवर्ट करने की जमीन खरीदी गई थी क्या? एक सवाल है आपके पास वापस लौट कर आता हूं कुछ और डिटेल्स जानने के लिए, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के नेता किरीट सोमैया एक बार फिर से संजय राउत और शिवसेना पर हमलावर हैं। आपको सुनाते हैं। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज राकेश मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं, अदालत में ही आरोप सिद्ध होते हैं या अदालत में ही चार्जशीट रखी जाती है, लेकिन जरा आप अगर समझा सकें दर्शकों की सुविधा के लिए कि पात्रा चौल मामले में जो घोटाला हुआ उसमें प्रथम दृष्टया कैसे संजय राउत आरोपी बनते हुए नजर आ रहे हैं या उनके ऊपर किन पॉइंट्स पर ईडी की टीम जांच कर रही है? देखिए, मैं आसान शब्दों में अगर बता दूं कि ये पूरा मामला है क्या, तो मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके में सिद्धार्थ नगर नाम का एक इलाका है जिसे पतरा चौल भी कहते हैं। यहाँ पर तकरीबन 650 से टेनेंट थे, तकरीबन 40 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी। अब म्हाडा ने जो है साल 2008 में, आज से 14 साल पहले, वहां पर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की और उस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उन्होंने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया। वहां पर जो टेनेंट्स थे तकरीबन 670-672 जो टेनेंट्स थे, उनके म्हाडा और गुरु आशीष इनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के मुताबिक गुरु आशीष कंपनी को जो है सबसे पहले रीडेवलपमेंट करके इन लोगों को मकान देने थे, उसके बाद कुछ मकान जो है म्हाडा को देने थे और उसके बाद अगर कुछ बचता है, कोई अतिरिक्त अगर फ्लैट उनके पास होते हैं तो वो उसे किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को वो बेच सकते थे। लेकिन साल 2008 में ही
गुरु आशीष कंपनी ने बिना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हुए, बिना कोई काम किए हुए उस इलाके की जो एफएसआई उसे मिली थी, उस एफएसआई को उसने 9 अलग अलग बिल्डर्स को तकरीबन 900 करोड़ रुपए में बेच दिया। और एक तरफ उन्होंने ये 900 करोड़ में उस एफएसआई को बेच दिया अलग अलग बिल्डर्स को, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम मेडोज बताया गया। उस प्रोजेक्ट में भी उन्होंने तकरीबन 138 करोड़ रुपए बुकिंग के नाम पर इन्वेस्टर से उन्होंने एडवांस ली। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला था ये 1039 करोड़ का तकरीबन का ये मामला बन गया। अब संजय राउत का नाम कहां पर आया? गुरु आशीष कंपनी के अंदर राउत जो है वो डायरेक्टर थे। वापस आऊंगा, यहां से आगे इस स्कैम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए कुछ हलचल हो रही है संजय राउत के घर के बाहर। संजय राऊत साहेबांनी सांगितलं आज राजकारण चालू आहे सुडाचं। संजय राऊत साहेबांना काही करून दाबायचा प्रयत्न करत। और इस वक्त हमारे साथ रवि राणा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि जी, शिवसैनिक तो पहुंच गए हैं प्रदर्शन करने के लिए और कह रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो ईडी को आगे करती है, ईडी एक्शन ले रही है, संजय राउत के ठिकाने पर है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ईडी जो है, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी ने कोई संजय राउत पे कोई कार्रवाई की ऐसी बात नहीं है। निष्पक्ष जांच ईडी हमेशा करते आई है। कई ईडी ने जो भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, ये पत्राचाल का जो इश्यू है, मुझे तो लगता है ईडी की कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। ये कार्रवाई बहुत पहले होना चाहिए था संजय राउत जी के ऊपर, क्योंकि संजय राउत जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, उन्होंने जिस तरह से कालाधन जमा किया है, जिस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने देखा है कि उनकी अलीबाग की तरफ भी प्रॉपर्टी है, पत्राचाल के अंदर भ्रष्टाचार किया है, कई अलग अलग जगहों से उनको एंट्रियां मिली है पैसे की। तो जब कोई पावर में रह के इस तरह से पावर का दुरुपयोग करता है और काला धन जमा करता है, उस पर ईडी ने बहुत पहले कार्रवाई करना चाहिए था, लेट कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है आज की ईडी की जो कार्रवाई है एक सच के आधार पे कार्रवाई हो रही है, कोई इसमें राजनीतिक मतभेद नहीं है। और मुझे आप देखिए, इसके पहले भी कई बार मैंने कहा है कि संजय राउत पे ईडी की जांच होना चाहिए, ईडी की कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत और उनके जो परिवार के नाम से कई बार आपने देखा है कि जहाँ पे जमीन खरीदी की है, पत्राचाल है, उसके बाद कई जगहों की एंट्रियां उनके नाम से मिली है। और मुझे तो लगता है कि उनकी जो कंपनियां है, वो जो कंपनियां अवैध अलग अलग नाम से वो काम करते थे, जो ग्रुप में अलग अलग लोगों को सामने करके उस कंपनी में शेयर रखते थे, उन कंपनियों की भी जांच होना चाहिए। क्योंकि आज ईडी की जो कार्रवाई है पूरे देश में, जहाँ पे भ्रष्टाचार, काला धन और गलत तरीके से बिजनेस करने वालों को, गलत तरीके से पैसा जमा करने वालों को, और जो पॉलिटिकल लोगों पे पहले कार्रवाई होती नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों पे जिसका प्रभाव रहता था, पर ईडी ऐसी एजेंसी है, निष्पक्ष तरीके से हर किसी के ऊपर गलत काम करने के ऊपर कार्रवाई कर रही है। और संजय राउत का जेल में जाना तय है और उसके पीछे कई राज खुलेंगे, कई लोगों की लिंक खुलेंगी, और वो लिंक मुझे लगता है मातोश्री पे भी जाके पहुंचेगी। ठीक है, एक तरफ तो ईडी जांच कर रही है, आप कह रहे हैं कि ईडी ने कार्रवाई ऐसे लोगों पे भी करना शुरू किया है जिन पर पहले कभी हाथ नहीं डालते थे और परंपरा एक तरह की नहीं थी इस तरह की। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अब तो राज्य में भी सरकार बन गई है, जिसमें फडणवीस साहब जो है वो डिप्टी सीएम हैं, शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। क्या जो छोटी चीजें हैं जिनकी तरफ ईडी का ध्यान नहीं जाता है, जो इस तरह के कनेक्शंस हैं जहां से पैसा आता है, काला धन इकट्ठा किया जाता है, उन पर भी एक बड़ी जांच की आवश्यकता है राज्य सरकार द्वारा?
नहीं, राज्य सरकार अभी एकनाथ शिंदे जी सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम बने, निश्चित तरीके से जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ वो लोग भी कार्रवाई करेंगे। पर ऐसा है कि ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो कार्रवाई कर रही है पूरे देश में जहाँ जहाँ गलत हो रहा है, ये देश में के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई बड़े व्यक्ति के ऊपर, गलत काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक निष्पक्ष तरीके से ईडी जो कार्रवाई कर रही है। इससे आम जनता जो है, आम जनता जो चाह रही थी कि आम गरीब होते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है, तो जो बड़ा व्यक्ति बड़ा होते जा रहा है, उन्होंने हमेशा गरीबों को साइड में रख के अपनी संपत्ति कैसी बढ़े, अपना प्रॉफिट, अपने काले काम करके कैसे अपनी तरक्की हो, उसमें जो लगे हुए लोग थे उनके ऊपर निष्पक्ष तरीके से जो ईडी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है ये पैसा जो है, जो गलत तरीके से कमाया हुआ है, वो जब ईडी उसको अटैच करेंगी, जमा करेंगी, तो कहीं ना कहीं देश के गरीबों के काम में पैसा आएगा। जी रवि जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। देखिए, वहां से कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं संजय राउत का समर्थन करने के लिए, शिव सैनिक जो पहुंचे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। टेन्शन नाही आहे, ते आदिवासीसाठी गेले होते म्हणून हे सर्व नाटक करतात, दबाव आणण्यासाठी सर्व करतायत। काय नाही, आम्ही शिवसैनिक आहोत ना, अटक होणार कशी देणार? तुम्हारे साथ संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं शिवसेना के पहले ही जो कई बड़े मंत्री हैं वो जो है हवालातों के पीछे हैं, जिनमें एनसीपी के जो मंत्री हैं अनिल देशमुख हो या फिर नवाब मलिक हो, वो ईडी की कार्रवाई और पूछताछ के बाद ही जो पूरा उनका स्कैम सामने आया है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया है, उसके बाद उन्हें ईडी के समक्ष पेश किया गया और अब वो जो बीते कई समय से, एक लंबे समय से जेल के पीछे बिता रहे हैं। और यही आशंका जताई जा रही है कि 1000 करोड़ का जो मामला है, अगर उसमें किसी प्रकार की सबूत ईडी के हाथों मिलते हैं तो संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो बेहद ज्यादा बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन दिलीप शिंदे के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। इस वक्त आप जी मीडिया संवाददाता लोग सब जान रहे हो, आप लोगों को सबको बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही नीचे के दर्जा का राजकारण हो रहा है। संजय राउत साहब एक में नेता ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, देश में जो अराजकता हुई है उसके विरोध में है और उसके लिए उनको टारगेट किया गया है। आज अगर कोई है जो मर्द बोलते हैं, मर्द जो लड़वैया नेता, वो संजय राउत साहब है और आज वो लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको ईडी आ रही है। जो सरेंडर हो गया उनकी ईडी खत्म। इन लाखों कितने लोगों को हमारे जो शिवसेना में थे उनको बाकायदा बहुत अच्छे नोटिस है, वो बीजेपी चले गए या तो बीजेपी प्रणीत लोगों के पास चले गए, उनकी ईडी खत्म। पर संजय राउत साहब अकेले हैं जो लड़ रहे हैं। तो ये आप रिएक्शन सुन रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को जो संजय राउत का सपोर्ट करने के लिए उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं। इस वक्त नीलेश शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, घटनास्थल से। नीलेश, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी, शायद इसीलिए ये पैरामिलिट्री फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल लेकर टीम पहुंचती है कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये संजय राउत का वो मैत्री निवास स्थान है, जहां पर आप देख पाएंगे जो ईडी के कर्मी है वो आपको तस्वीरों में देखने मिलेंगे कि हथियारबंद जो ईडी कर्मी है वो यहां पर पहुंचे हैं। 10 से 12 जो ईडी ऑफिशियल्स है वो आपको तस्वीरों नजर आएंगे। उनका निवास स्थान पर ईडी के बलों के साथ साथ कर्मियों के साथ साथ जो पुलिस की तैनाती है वो भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि संजय राउत के घर के बाहर जो शिव सैनिक हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। वो अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं ईडी की कार्रवाई के प्रति। उनका कहना है कि जो ईडी है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इससे पहले भी जो ईडी है उसने कई सारे लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन सबूत नहीं मिले। दादा, आपसे ना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन जताने आए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ईडी का विरोध तो कुछ नहीं, हम हैं और हम सबसे भारी हैं। हमने अभी तक संयम इसके लिए रखा था क्योंकि हम नियम आए, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने कहा था कि संयम रखो, सत्यमेव जयते। पर आज लग रहा है सत्यमेव जयते निकल जाएगा क्योंकि इन्होंने हर चीज का अंत कर दिया है। किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग होना चाहिए पिछले 50 साल में बीजेपी ने दिखा दिया है कि उनसे अच्छा सत्ता का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। लेकिन ईडी जैसी जो एजेंसी है वो सबूतों के आधार पर रेड करती है और कुछ नहीं है,
ये पूरी तरह भाजपा के ऊपर चलने वाली संस्था है। अगर ईडी सिर्फ सबूतों पे चलती तो इतने जनों को अब तक जो हमारे में थे उनको नोटिसें गई, जैसे ही शिंदे गढ़ तैयार हो गया उनकी ईडी खत्म, और सिर्फ संजय राउत साहब को ही ईडी क्यों? ये आप लोगों ने भी समाज में जाके पूछना चाहिए। आप एक माध्यम हो जहां से आप लोग समाज का चित्र दिखाते हो, तो आप लोग पूछिए कि सिर्फ संजय राउत साहब को ईडी क्यों? आज वो एक बंदा है जो बाला साहब ठाकरे को मानने वाले बंदों में से है, जो आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अकेला वैसा मर्द नेता है जो लड़ रहा है और इसीलिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। पर शिवसेना ये परिवार है और शिवसेना उनके साथ है। अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो शिवसेना पूरी तरह से रास्ते पे आएगी और बीजेपी को उसकी असली शक्ल दिखा के रहेगी। देखिए, तो ये शिवसैनिक है, उनका लगातार यही विरोध है। कई सारी जो महिलाएं हैं शिवसैनिक, वो भी यहाँ पर धरने पर बैठ चुकी है ईडी कार्रवाई को लेकर। मैडम, आप यहाँ इकट्ठा हुई है, इससे पहले भी संजय राउत को कई बार समन दिया गया, पहुंचे क्यों नहीं है और आप यहाँ विरोध प्रदर्शन जताकर क्या संदेश दे रही है? जो कुछ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। ये दबाव तंत्र सब चल रहा है। क्यों राउत साहब हमेशा बोलते हैं, इसके लिए उनके ऊपर सब लोगों का ये है, इसके लिए सब ये प्रेशर हो रहा है, हरेसमेंट हो रही है, लेकिन राउत साहब डरने वाले नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता ईडी जैसी जो एजेंसी है वो सबूतों के आधार पर काम करती है और यहाँ पर पहुंची तो कुछ सबूत लेकर ही पहुंची होगी? सबूत का सवाल ही नहीं है। अभी क्या बीजेपी गवर्नमेंट में सब केंद्र सरकार का सब दबाव तंत्र ही चालू है, इसमें कुछ भी बना सकते हैं। कब तक आप लोग यहाँ बैठने का इरादा जताए हैं? हम राउत साहब को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इधर बैठेंगे। अगर उन्हें हिरासत में लिया गया तो क्या करेंगे? हम लोग होने नहीं देंगे हिरासत। ठीक है, तो ये आप शिवसैनिक है जो अपनी जो भावना है वो जो व्यक्त कर रहे हैं। जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि जो प्रीमाइसेस है संजय राउत का मैत्री निवास स्थान है, उसके अंदर भी पुलिस की दाखिली हमें देखने मिल रही है। यानी कि अगर जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक संजय राउत के लिए गंभीर होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कई घंटों से लगातार पूछताछ थी, 1.5 से 2.5 घंटे जो है वो हो गए हैं ईडी की पूरी कार्रवाई को लेकर। अगर पुलिस की तैनाती यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब वो सुरक्षा के साथ साथ एक संदेश ये भी मिल पा रहा है कि शायद उनकी जो है गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो आज डेवलप होती नजर आ रही है। जो शिवसैनिक है वो यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। कई सारे शिवसैनिकों, जिस प्रकार हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि जो ईडी की कार्रवाई है बदले की कार्रवाई है। नारेबाजी जो है वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है कि जब भी सरकार जो है वो किसी से डरती है तो ईडी का इस्तेमाल करती है, ईडी को आगे करती है। और जो शिवसैनिक है उनका साफ कहना है कि जो कार्रवाई है पूरी तरीके से बदले की कार्रवाई है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, जब तक ईडी जो है वो इस घर से बाहर नहीं निकलती, तब तक वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे और नारेबाजी करते रहेंगे। मेमन साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मेमन साहब आपका। और ये जो ईडी की रेड सुबह 7 बजे से पहले ही शुरू हो गई संजय राउत के घर पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से काफी शोर हो रहा है कि बदले की भावना से या राजनीतिक कारणों से ईडी कार्रवाई करती है। क्या ऐसा है या नहीं, इसको कहना बड़ा कठिन है, इसलिए कि मुख्य न्यायाधीश ने भी कुछ महीने पहले बात कही थी कि सीबीआई और ईडी के अफसरान के कार्रवाई के संदर्भ में लोगों की शिकायतें हैं, तो उस संदर्भ में एक मॉनिटरी कमेटी का निर्माण होना चाहिए। राजनीतिक कारणों से या किसी गैर कानूनी कायदे से तरीके से किसी को हरास करना, खास तौर पर पब्लिक फिगर को पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से अरेस्ट करना एक अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो दुख की बात है। मगर जहां तक के ईडी के अफसरान के अधिकारों की बात है, अभी पिछले कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने 500 पन्नों का एक बहुत ही तफसीली फैसला दिया है, जिसमें पीएमएलए को वैध ठहराया है और उनके अधिकारों को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो हमारी आशा है कि ईडी के अफसरान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे ईडी की छवि पर कोई धब्बा लगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अगर किसी तरह की रंजिश मानते हैं, कोई खुन्नस है बयानों को लेकर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ईडी ये कह रही है कि उनके पास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, घोटाले से जुड़े हुए कनेक्शन साफ दिख रहा है, तो भी क्या कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं? नहीं यार, ये भी गलत है। देखिए, अगर वो चाहे विपक्ष के नेता हो, किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़े हों, कोई पब्लिक फिगर हो, तो वो कानून से परे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर उनके साथ भी व्यवहार करते समय ईडी के अफसरान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश में एक संदेश यूं न जाए कि वो बदले की भावना से कार्रवाई करना। जी, ये ठीक है कि संदेश इस तरह का नहीं जाना चाहिए, लेकिन
स्वाभाविक है कि जांच एजेंसियों को कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। जितने बड़े व्यक्ति पे हाथ डाला जाता है उसके पास उतने बड़े और मजबूत वकील खड़े करने की ताकत भी होती है। और आप भी एक वकील होने के नाते ये बातें अच्छी तरह से समझते हैं कि अदालत के सामने इन अफसरों को जवाब देना पड़ेगा जो कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा रिस्क अपनी नौकरी पर अधिकारी लेते हैं? नहीं, वो जाहिर है वो अब जवाब दे पाएंगे और अब तक तो देखा गया है कि वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, अदालतों को जवाब देना अपनी जगह एक जरूरी अमल जरूर है, मगर साथ ही साथ देश में लोगों के विचार के संदर्भ में भी ध्यान देना चाहिए। उनके खिलाफ कोई विचार न बने कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनसीपी के नेता, वरिष्ठ वकील भी हैं और वो कह रहे हैं कि ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पर बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि अगर तथ्य हैं तो फिर इसलिए कार्रवाई रुकनी भी नहीं चाहिए कि कोई विपक्ष का नेता है। तो स्वाभाविक तौर पर ईडी अगर इस मामले में जांच कर रही है, ये केस पूरा है क्या, ये भी देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। राकेश वधावन, सारंग वधावन के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था। घोटाला कहां से शुरू हुआ वो आप समझिए। इसमें गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी, इसके ऊपर आरोप है कि इसने महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। फ्लैट बनाए नहीं और जमीन को बेच दिया। इससे गुरु आशीष को 901 करोड़ रुपए मिले। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने 1040 करोड़ रुपए इससे कमाए हैं, इस तरह के आरोप हैं।